नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपके क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी करा रहे हैं, जो आगामी यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, इससे पहले मैंने लगभग 5 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। उनमें इंपॉर्टेंट थ्योरी और इम्पोर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल हैं उनके वो सारे करा दिए गए हैं। दोस्तों, जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो को देखिए। सारी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी परीक्षा को देखते हुए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सरल परिपथ। और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम देखेंगे। इसके बाद अगले मतलब इसकी जो वीडियो आएगी अगली वाली, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं उन न्यूमेरिकल को हम करने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी सरल परिपथ। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत सेल। अच्छा, वैद्युत सेल से जानने से पहले आप जान लीजिए सेल क्या होती है। तो सेल होती है एक प्रकार की युक्ति। मैं केवल सेल की बात कर रहा हूँ, ना कि विद्युत सेल। तो सेल होती है एक प्रकार की युक्ति जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है ना, जो ऊर्जा को बदलने का काम करती है, वो होती है सेल। अब सेल होती हैं दो प्रकार की। एक सेल होती है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, एक होती है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरी सेल होती है विद्युत अपघटनी सेल, है ना। एक तो होगी विद्युत रासायनिक सेल और एक सेल होती है विद्युत अपघटनी सेल। और जो विद्युत अपघटनी सेल है इसे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, इसका फिजिक्स में कोई रोल नहीं है। ठीक है, विद्युत रसायन वाले चैप्टर में विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने वाले हैं। अब ये जो वैद्युत सेल लिखी हुई है यहाँ पर, यह है वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो सेल के दो प्रकार। सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है और उसमें भी दो प्रकार के होते हैं सेल। एक होती है विद्युत रासायनिक सेल और एक होती है वैद्युत अपघटनी सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल कौन सी होती है? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, और विद्युत अपघटनी सेल क्या होगी? जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। ये आप याद रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलेगी वो होती है विद्युत रासायनिक सेल, और जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी वो होती है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो ये जो वैद्युत सेल यहाँ पर दी हुई है ये है वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इतना सेल के बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं सेल की डेफिनेशन। और देखिए, ये है वैद्युत सेल, यानी वैद्युत रासायनिक सेल की ही बात कर रहे हैं इसमें भी। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। ठीक है, ये होगी वैद्युत सेल। अब वैद्युत सेल वैद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है, ये भी आप याद रखेंगे। और वैद्युत सेल के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। देखिए, एक होती है प्राथमिक सेल और दूसरी होती है द्वितीयक सेल। ठीक है, इनके आप एग्जाम्पल तो जरूर ही याद रखेंगे। ठीक है ना। तो प्राथमिक सेल क्या होगी? वे सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे डैनियल सेल या शुष्क सेल। दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको समझना ये होगा कि अगर ये सेल एक बार डिस्चार्ज हो जाएं, यानी बीत जाएं, तो इन सेलों को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता या आवेशित नहीं किया जा सकता है। अनावेशित होने के बाद इन्हें आवेशित हम नहीं कर सकते हैं। ये चार एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एक होती है डैनियल सेल, इसके अलावा एक होती है लेक्लांसे सेल। ठीक है, लेक्लांसे। एक होती है वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल। ठीक है, एक वोल्टीय सेल। और एक होगी शुष्क सेल और एक होगी डैनियल सेल। ये चार सेलों के नाम आप याद रखेंगे। ये सब प्राथमिक सेलें हैं। ठीक है, अगर एक बार ये डिस्चार्ज हो जाएंगी तो इन्हें दोबारा आवेशित या चार्ज नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, यही डेफिनेशन है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल है या कौन द्वितीयक सेल है, और आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको पहचानना होगा। ठीक है, अब द्वितीयक सेल क्या होगी? द्वितीयक सेल की डेफिनेशन आप देख लेंगे। द्वितीयक सेल होती हैं वही सेल जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाती हैं। तो इनके भी एग्जाम्पल याद रखेंगे। एक होती है सीसा संचायक सेल और दूसरी होती है क्षारीय संचायक सेल। ये आपको याद रखनी है। इसके भी दो एग्जाम्पल हैं, एक है सीसा संचायक सेल और एक होगी क्षारीय संचायक सेल। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। तो दोनों की डेफिनेशन आप याद रखेंगे। प्राथमिक सेल, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, और द्वितीयक सेल वे होंगे जिन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है। दो ही एग्जाम्पल इनके याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और थोड़ी सी बात इनके बारे में याद रख सकते हैं हम। देखिए, जो प्राथमिक सेल होती हैं उसमें जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो अनुत्क्रमणीय क्रिया द्वारा होता है, यानी उनके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है ना। और जो द्वितीयक सेल होती है उनके अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। ये भी आप याद रख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस चैप्टर की। सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ये इसका इंग्लिश में फुल मीनिंग। ठीक है,
तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेल का विद्युत भाग बल। तो डेफिनेशन है एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में, सेल सहित भी है ना, ये शब्द भी आपको यहाँ जोड़ना है। एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्लस माइनस होगी बैटरी, ये परिपथ हो गया, तो जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा ये सेल सहित जाएगा, ऐसे पूरा होगा। तो सेल सहित पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में एकांक आवेश को सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना है, कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे और ई बराबर होगा W/Q। इसका मात्रक यहाँ से बना लेंगे हम। मात्रक क्या बनेगा भाई, W का मात्रक क्या हो जाएगा जूल, और Q का मात्रक क्या हो जाएगा प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होगा इसका मात्रक, अथवा वोल्ट भी होगा क्योंकि विभवांतर का भी यही होता है। तो इसका विमेय सूत्र भी वही होगा जो विभवांतर का होता है। तो क्या होगा ml2 T-3 और A-1, ये हो जाएगा इसका विमेय सूत्र जो आपको याद रखना है सेल के विद्युत वाहक बल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है, आगे है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। सेम वही लाइन है, ठीक है ना, जो विभवांतर की डेफिनेशन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी वही है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी V बराबर होगा W/Q, जो E की वैल्यू थी। मात्रक फिर वही रहेगा, मात्रक क्या हो जाएगा जूल पर कूलाम या वोल्ट, है ना, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और विमेय सूत्र भी वही होगा जो E का ही था। क्या हो जाएगा ml2 T-3 और A-1। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद अगली डेफिनेशन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना, तो अब आपको याद रखना है जो सेल के अंदर कुछ वैद्युत अपघट्य होता है। अगर हम जितनी भी यहाँ बात कर रहे हैं सेल के, वो हम द्वितीयक सेल की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी सेल में शीशा संचयक सेल जो भी हम घर में यूज करते हैं वो शीशा संचयक सेल है। ठीक है ना, तो उसके अंदर भी कुछ वैद्युत अपघट्य होता है। वैद्युत अपघट्य के सेंस यहाँ ये है, जो उसमें तेजाब भरा हुआ होता है उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपको याद रखना है H2SO4 होगा तनु में, प्लस HCl होगा और प्लस H2O होगा, ये तीनों मिलते हैं उसमें वैद्युत अपघट्य के फॉर्म में। तो अब जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं सेल के भीतर, तो वैद्युत धारा के प्रभाव में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे आप बैटरी को चार्ज कर दीजिए, बैटरी को, तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगा। उसका कारण ये रहेगा जो आयन होते हैं वो आपस में टकराते हैं और अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जिससे वो बैटरी धीरे धीरे बीत जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है ना। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रभाव में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। और जब क्योंकि ये अवरोध है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम होगा, ओम। ठीक है ना, ये भी ओम होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अब सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो किन बातों पर निर्भर करता है, अब देख लेते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा अगर बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, अगर दूरी घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा। सेकेंड बात यह है घोल द्वारा घेरे गए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये होगा अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। नंबर 3 है यह वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। नंबर 4 है यह वैद्युत अपघट्य तथा प्लेटों के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध की मतलब जिस पर निर्भर करता है उसके बारे में बात की गई है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम केवल वो बातें जान रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है, तो ज़्यादा लेंथी करना भी ठीक नहीं होगा। तो आपको केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें उठानी है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस नोट को देख लेंगे। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो नियत नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें आप एक शब्द ऐड कर लेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, बल्कि सेल को जब उपयोग में लाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है ना, जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाएगी उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अगली हेडिंग है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अच्छा एक छोटी सी डेरिवेशन है ये, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो इसे आप तैयार ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो बन सकता है वो न्यूमेरिकल आ सकता है 1 या 2 नंबर के लिए, तो आप न्यूमेरिकल तैयार करके जाएंगे।
एक बात आप याद रखें, जो चैप्टर नंबर 6 है इससे न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा, ये तो कन्फर्म है कि इससे 5 नंबर का एक बड़ा न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो इसके तो न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाने हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है तो किरचॉफ के नियम है और व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो इन तीनों में संबंध होता है वो होता है E बराबर V प्लस IR, ये संबंध होता है। ठीक है, अब V क्या है यहाँ पर, V है टर्मिनल विभवांतर, E है सेल का विद्युत वाहक बल, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, I हमें सभी को पता है धारा होती है। तो ये संबंध आपको याद रखना है, ये हर कंडीशन में वैलिड है। इससे एक चीज़ प्रदर्शित होती है, जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, टर्मिनल विभवांतर से, यानी E ग्रेटर देन V। इससे और क्या संबंध बन सकता है कि E अपॉन V 1 से बड़ा होगा ऑलवेज। या दूसरी बात क्या कंफर्म होती है, जो V अपॉन E होगी वो 1 से छोटी होगी, ये भी बात क्लियर होगी। ठीक है ना, तो ये बहुविकल्प क्वेश्चन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सेल चार्जिंग पे है, सेल में आवेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब सेल आवेशन पर है यानी चार्जिंग पर है, तो उस कंडीशन में जो V होगा उसका मान E से अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। उस कंडीशन में V बराबर हो जाएगी E प्लस IR। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है कि जब सेल चार्जिंग पर है तो उस समय सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब सेल चार्जिंग पर है तब तो है V बराबर E प्लस IR, है ना, नहीं हर कंडीशन में होगी V बराबर E माइनस IR। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनके आधार पर जितने भी न्यूमेरिकल है मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है ना, तो इतना याद रखेंगे, इन दोनों में ये संबंध होगा, इन तीनों में मतलब। और अच्छा, इसके बाद इनमें संबंध ये भी होगा R इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 और इनटू बाहर ब्रैकेट में कैपिटल R, जो R होगा वो बाह्य प्रतिरोध होगा। इतना ही लिख लेंगे, कोई ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद है दोस्तों, देखिए किरचॉफ के नियम। ये जो किरचॉफ के नियम है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानिए आप। ये दोनों लगभग हर साल पूछे जाते हैं, इन दोनों से नहीं पूछा जाता है थ्योरी में तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा किरचॉफ के सेकंड नियम से। तो ये आपको तैयार करके जाने हैं अच्छे से, है ना। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम देखिए, प्रथम नियम या संधि का नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी, अच्छा ये जो वैद्युत परिपथ है ये भी याद रखना कि दिष्ट धारा परिपथ में, ये जो परिपथ की बात की गई है, किरचॉफ के जो नियम हैं वो केवल दिष्ट धारा के लिए लागू हैं। दिष्ट धारा परिपथ, बात ही दिष्ट धारा की चल रही है यहाँ पर। ठीक है ना, DC जिसे बोलते हैं हम DC करंट, डायरेक्ट करंट। तो किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ वैद्युत के स्थान पर आप लगा देंगे दिष्ट धारा परिपथ, है ना। तो किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात ये होगा समेसन I बराबर 0। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस नियम को आपको ठीक से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ समेसन I इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है, ये फिगर बनाया गया है, ये यहाँ पर बिंदु O मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ धारा संधि की ओर आ रही हैं, जैसे ये संधि की ओर जा रही है, कुछ धारा संधि से दूर जा रही हैं, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि संधि O की ओर आने वाली धाराएं क्रम से I1 बाई 2 हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्रम से I3 I4 बाई 5 हैं, है ना। तो संधि का नियम ये कहेगा जो संधि की ओर आ रही हैं वो पॉजिटिव होंगी और जो संधि से दूर जा रही हैं वो नेगेटिव होंगी। तो I1 प्लस I2 हो गई, है ना, ये प्लस में हो जाएंगी, और I3 I4 और I5 हो जाएंगी नेगेटिव, क्योंकि ये संधि से दूर जा रही हैं। अब ये जो माइनस वाली धारा है इन्हें इधर ले जाइए दूसरी तरफ, RHS की तरफ। तो I1 प्लस I2 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, है ना, ये बराबर हो जाएंगी। तो अब यहाँ से क्या कंडीशन बनी, अब ये हुई कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी इस नियम को ये भी लिख सकते हैं कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जैसे चाहें ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें नोट में याद रखना है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होंगी और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। दूसरी बात, यह नियम आवेश के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, आपको याद रखनी है कि ये जो नियम होता है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है ना। प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है,
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर दो शब्द याद रखने हैं तो इसमें एक आवेश याद रखना है, एक ऊर्जा। जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम होगा वो आवेश के संरक्षण पर है, और जो सेकंड नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर है, ठीक है ना। अच्छा, और देखिए इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ये तीन बातें इसकी याद रखनी है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव, दूर जाने वाली धाराएं नेगेटिव, और सेकंड है कि आवेश के संरक्षण पर आधारित तो है ही, ठीक है, और किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। देखिए अब देखते हैं सेकंड नियम, द्वितीय नियम। पास का नियम भी बोल सकते हैं इसे, या लूप का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होगा कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आप लिख लेंगे। ये नियम इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है ना, याद रखना है आपको। ये जो नियम है सेकंड वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। हर साल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कन्फर्म है, आना ही आना है। तो अगर आपको तैयार हो, मतलब पास होना है केवल फिजिक्स में, तो इस चैप्टर को आप तैयार करके जाएंगे अच्छे से, जिससे आप पासिंग मार्क में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको केवल पास होना है तो आप ये सोच के चलिए कि 5 MCQ, 5 इस नंबर का, मतलब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, 5 नंबर का न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 से, और सेकेंड फिजिक्स में तीसरा चैप्टर और 10वां चैप्टर, 5-5 नंबर के वहाँ से न्यूमेरिकल, तो आसानी से आप पास हो सकते हैं केवल 4 चैप्टर से। फर्स्ट फिजिक्स में 6 और 12, सेकेंड फिजिक्स में 3 और 10। तो इन 4 चैप्टर से आप आसानी से पास हो सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। और देखिए इस नियम को ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि समेशन ई बराबर होगा समेशन आई आर। तो इस नियम को आपको भी अच्छे से पढ़ना है न्यूमेरिकल के लिए, है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। और देख लीजिए ये हो जाएगा, और मतलब बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेशन ई बराबर समेशन आई आर। केवल इतना ही याद रखेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो नियम होगा ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है ना। जो पहला नियम था वो आवेश के संरक्षण पर था, और ये नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। बिल्कुल नहीं भूलना है, ये दोनों शब्द तो आपको बिल्कुल रट के जाने हैं, ठीक है ना। और देखिए इसके अलावा इस नियम को आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी बंदपास अथवा लूप के विभिन्न खंडों के बीच उत्पन्न विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी इस नियम में ये भी लिख सकते हैं, अर्थात समेशन v बराबर 0, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस नियम को जैसे चाहे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु। अच्छा, उससे पहले ये नोट भी देख लीजिए, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। सेकंड बात है, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं। नंबर 3 है मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान ऋणात्मक लेते हैं। इसे कैसे लेते हैं मैं न्यूमेरिकल में समझाऊंगा आपको विस्तार से, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं अब हम व्हीटस्टोन सेतु। देखिए अब बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होगा, इस परिपथ की सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथा अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। तो परिपथ आप देखेंगे, परिपथ का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फिगर के आधार पर कई सारे न्यूमेरिकल भी हैं, और न्यूमेरिकल आएगा भी एग्जाम में, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अगर ऐसा है, अगर बराबर है, तो बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। हम यहाँ बीच वाली भुजा किसकी बात कर रहे हैं, इस वाली की, है ना। और इसमें जी लगा देते हैं, जी मतलब गैल्वेनोमीटर या धारामापी। तो इसी से पता चलेगा कि ये हो जाएगा P/Q बराबर, अगर R/S है तो बीच वाली भुजा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बाकी जो इसकी व्यवस्था दे रखी है आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है ना। देख लेंगे थोड़ा बहुत चित्र इसका, और जो थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी शर्त और इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। ये लिख लेंगे कि जिनके प्रतिरोध हैं PQRS, और इसमें प्रतिरोध ये हो गए, और विकर्ण AC में एक विद्युत सेल और कुंजी K1 है, विकर्ण BD में एक धारामापी जोड़ा गया है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं आगे। और देखिए इसकी कार्यविधि है, सर्वप्रथम कुंजी K1 को दबाते हैं, जिससे विद्युत सेल से धारा प्रवाहित होती है। धारा बिंदु ए पर दो भागों में I1 I2 विभाजित हो जाती है। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को अविक्षेप की स्थिति कहते हैं, और इसी में होगा P/Q बराबर R/S। ये आप लिख लेंगे, चाहे पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, तो छोड़ना तो है नहीं, तो आप इसे सबको लिख लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी शर्त। और देखिए और भी देख सकते हैं, इस स्थिति को अविक्षेप स्थिति कहते हैं, और इस स्थिति में विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और एक सेतु का कार्य करता है। तो बंद पास ABDA में ये समझेंगे हम किरचॉफ के सेकंड नियम से। धारा की दिशा विपरीत है, इसमें क्या कैसे विपरीत है, ये है, ऐसी स्थिति है
है ना, इधर लगा हुआ है P और इधर लगा हुआ है R, इधर R है ना, और इधर लगा हुआ है Q और इधर लगा हुआ है S, और ये है बीच में धारा मापी। इधर I1 धारा है ऊपर, नीचे I2 धारा है, तो हमने केवल ये बंद पास लिया है, ये वाला, है ना। तो इसमें I1P माइनस I2R बराबर 0, क्योंकि कोई बैटरी नहीं है तो विद्युत भागबल 0। इसे इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ और दो इक्वेशन ऐसे ही बना लेंगे। दूसरा बंद पास लेंगे BCDB, आप चित्र बना लेंगे, समझ लेंगे आराम से। I1Q माइनस I2S बराबर भी 0, और इसे इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ। समीकरण 1 में 2 का हम भाग दे देंगे, तो ये होगा शर्त का निगमन, ठीक है ना। अब जो मीटर सेतु है वो एग्जाम से काट दिया गया है इस बार, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम MCQ देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं, मैंने 10 MCQ लिए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, यदि सेल को लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो इसका टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। ध्यान रखना है, टर्मिनल विभवांतर की बात पूछी गई है, तो जब भी लघु पतित कर देंगे तो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा 0। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो अभी बता के आया हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आसानी से बता सकते हैं जिसने वीडियो पूरा देखा है। ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, आवेश संरक्षण। तो ये सेकंड नियम जो प्रथम नियम है इसका आवेश संरक्षण पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ऑप्शन A है, ये भी सेम कंडीशन, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये किस पर होगा, ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। और तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है धारा, B विभवांतर, C प्रतिरोध, D शक्ति। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा, प्रतिरोध के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मीटर सेतु का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर जो धारामापी लगा होता है उसमें क्या होता है। तो ए ऑप्शन है, अधिकतम धारा बहती है, न्यूनतम धारा बहती है। ऑप्शन नंबर C है, कोई धारा नहीं बहती। ऑप्शन नंबर D है, निश्चित धारा बहती है। तो जिसने भी थ्योरी देखी है वो आसानी से बता देगा इसमें कोई धारा नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें चारों ही प्रतिरोध हैं PQRS। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो जिसने भी अभी देखा है वीडियो आसानी से बता देंगे हम, P/Q बराबर R/S होगी संतुलन की शर्त, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु मूल रूप से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है ओम का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, व्हीटस्टोन सेतु या जूल का नियम। तो जो मीटर सेतु होता है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर C सही होगा इसका, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मीटर सेतु में प्रयुक्त तार की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, B 75 सेंटीमीटर, C 100 सेंटीमीटर, D 150 सेंटीमीटर। तो याद रखना है जो मीटर सेतु में सामान्यतः तार की लंबाई होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मीटर सेतु में संतुलन बिंदु के मतलब किस स्थान पर होता है, ये पूछा है। तो ए दे रखा ऑप्शन धारा शून्य हो जाती है, B विभवांतर समान हो जाता है, C प्रतिरोध अनंत हो जाता है, तार टूट जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर B सही होगा इसमें। तो जहाँ पर विभवांतर समान हो जाता है मीटर सेतु में संतुलन बिंदु वहाँ पर होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है कि मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया धारा मापकर, B विभवांतर मापकर, C संतुलन लंबाइयों के अनुपात से, या ऑप्शन D शक्ति मापकर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, ये सिद्धांत पर कार्यरत है इसके पे व्हीटस्टोन सेतु के, और ये होता है L/100 - L। तो लंबाई के आधार पर, तो संतुलन लंबाइयों के अनुपात से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं मीटर सेतु से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी 10 क्वेश्चन हैं जो मैंने लिए हैं यहाँ पर वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जिसने भी देखा है, जिसे अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।